नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों ये नई कहानी है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वो जयपुर के स्टेशन पर एक बेंच पर बैठी थी। जिंदगी के 20 बरस गुजर चुके। जीवन की इस आपाधापी में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके बालों के सामने की एक लट गुजरते हुए समय की गुजरती हुई धूप की लाली से लाल पड़ी और फिर सफेद हो गई। लता अपने ख्यालों में अपने जीवन के गुजरे हुए पन्नों को फिर से खोलने लगी, जो कभी पढ़े जा चुके थे और अब बंद थे। इसी स्टेशन से उसके जीवन के नए अध्याय का आरंभ हुआ था। लता ने बीएससी कर ली थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी। उसके साथ पढ़ने वाली सहेलियां जयपुर के एक इंस्टीट्यूट से एमसीए करने के लिए एडमिशन ले लिया था। लता ने भी अपने पापा प्रहलाद शुक्ला से एमसीए करने की इच्छा जाहिर की, तो पापा जी ने तुरंत इजाजत दे दी। लेकिन मम्मी शारदा शुक्ला की एक ही रट थी, अब लता का रिश्ता देख हाथ पीले कर दो। लता ने खूब रोना धोना मचाया और आखिरकार मम्मी को भी मानना पड़ गया। लता भी अपनी दो सहेलियों पूजा और सोनम के साथ जयपुर के एक इंस्टीट्यूट से एमसीए करने लगी। रोज अप डाउन करना। 3 सहेलियां स्टेशन आती, दौसा से जयपुर की लोकल ट्रेन में बैठकर जयपुर पहुंच जाती और अपनी क्लास लेती और फिर स्टेशन आती, दौसा के लिए लोकल लोकल ट्रेन पकड़कर उसमें बैठ जाती और अपने अपने घर आती। रोज का आना जाना हो गया था। शुरू में लता को घबराहट होती, आती हुई ट्रेन को देख हाथ पैरों में सनसनाहट होती, दिल धक धक बजने लगता। पर धीरे धीरे सब आम बात हो गई। अब तो अप डाउन करने में तीनों सहेलियों को मजा सा आने लगा था। स्टेशन पर चाय बेचने वाले भैया से लेकर किताबों के व्हीलर चलाने वाले अंकल, ट्रेन की बर्थ पर बैठना और क्या हुआ और क्या होना चाहिए की चर्चा का शुरू हो जाना, अगल बगल की और दूसरी महिलाओं का मिल जाना, इन सब बातों से वक्त इतना तेजी से गुजर जाता कि कब जयपुर स्टेशन आ जाता पता ही नहीं चलता। आज जयपुर से दौसा जाने वाली लोकल में काफी भीड़ थी। लता और उसकी दोनों सहेलियां सोनम और पूजा काफी धक्का मुक्की के बाद ट्रेन पर चढ़ गई और एक खाली सीट पर कब्जा जमाकर बैठ गई। लता सीट पर बैठते हुए अपने रुपये को इकट्ठा करने लगी, जो ट्रेन पर चढ़ते समय भीड़ में उलझकर सिकुड़ गए थे। एक मैला हाथ उसके सामने आकर फैल गया। लता ने नजरें उठाकर देखा तो एक 16-17 बरस की लड़की अपने होठों को भींचे याचना भरी नजरों से अपने हाथों को उसके सामने फैलाकर देख रही थी। लता ने उसके फैले हुए हाथों को देखा और अपने पर्स से 5 रुपए का सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो चुपचाप अपना हाथ माथे से लगा के आगे बढ़ गई। लता ने देखा एक मटमैली सी कमीज और काले कलर की सलवार पहने वो सांवली सी लड़की थी, और शायद उसकी सलवार का रंग काला भी नहीं था, मेहरून था, जो शायद मैल के कारण काला दिखाई दे रहा था। उसकी कमीज में कमर के करीब एक चीरा लगा था। फटी हुई कमीज से उसकी कमर झलक रही थी। ट्रेन के डिब्बे में खड़े और बैठे मर्दों के हाथ अपनी जेबों के अंदर कम जा रहे थे, लेकिन नजरें फटी हुई कमीज के अंदर तक जाकर ठहर जा रही थी। लता को लगा जैसे वो उनके बीच में बैठी खुद नंगी हो गई है। आखिर वो भी तो लड़की ही थी, उसका भी तो जिस्म एक ही है। भिखारिन के जिस्म और उसके जिस्म में क्या फर्क है? बस यही सोच उसने अपने रुपयों को कस के अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी अलमारी खोली और कुछ पुराने कपड़े छांटे और एक शॉपर में रख लिए। अगले दिन जब वो इंस्टीट्यूट के लिए निकली तो उन कपड़ों का शॉपर भी ले गई। जयपुर के स्टेशन पर जब तीनों सहेलियां दौसा जाने वाली लोकल का इंतजार कर रही थी, तो उसकी आंखें उस भिखारिन लड़की को ढूंढ रही थी। तभी उसे वो लड़की एक बुजुर्ग दंपत्ति के आगे हाथ फैलाए हुए नजर आ गई। वो दौड़कर उसके पास पहुंच गई और अपने हाथों में पकड़ा उसकी उतरन कपड़ों का सोपर भिखारिन लड़की को पकड़ाते हुए बोली, ये ले, कुछ कपड़े हैं तेरे नाप के होंगे, तू इसे पहन लेना। तेरा कुर्ता फटा है, उससे तेरी कमर दिखती है, बुरा लगता है। बेचारी लड़की उसे खामोशी से तक रही थी। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, आंखें थोड़ा खुशी से चमकी। पहन लेना हाँ, लता ने फिर उससे कहा। जवाब में उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे दिन स्टेशन पर यूं ही उसकी नजरें उस भिखारिन को ढूंढ रही थी, पर वो प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आई। थोड़ी देर बाद ये तीनों सहेलियां दौसा जाने वाली लोकल पर चढ़ी। लता ने देखा वही भिखारिन लड़की डिब्बे में भीख मांग रही थी। उसने लता का दिया हुआ पीले रंग का सूट और लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। लता एक सीट पर बैठ गई और उसे भीख मांगते हुए देखने लगी। वो भिखारिन लोगों के सामने हाथ फैलाती आगे बढ़ जाती। लता ने महसूस किया
कि अब की छिछोरी टाइप के मर्दों की नज़र सब सिर्फ उसकी कमर पर नहीं, बल्कि साफ-सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए उसके पूरे बदन को चीर देने वाली नज़रों से घूर रही हैं। लता को घिन सी आ गई। उसने अपने इर्द-गिर्द अपना दुपट्टा कस के लपेट लिया और खिड़की के बाहर नज़रें दौड़ाने लगी, मानो खुद को भी उन नज़रों से बचाना चाहती हो। अब गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया था। भिखारिन लड़की कब का गाड़ी से उतर चुकी थी। लता के दिमाग में भिखारिन लड़की के घूरने वाले मर्दों की नज़रों की एक तस्वीर बनकर ठहर सी गई थी। लता ने उस तस्वीर को हटाने के लिए खिड़की के बाहर दूर खेत में 2 बकरियों को चराती बुढ़िया की तरफ ध्यान लगाया। मगर सटाक-फटाक गाड़ी की तेज रफ्तार से ये दृश्य भी तेजी से गायब हो गया। फिर दूर खड़े 3 पेड़ आते-जाते उन तीनों पेड़ों को वो देखती रही थी, जब तक गाड़ी अपनी रफ्तार से उन पेड़ों को दूर पीछे छोड़ ना देती। कच्ची मिट्टी की पगडंडी पर, सर पर घास का बोझ लिए, मैली सी धोती पहने औरत, ये सभी दृश्य गाड़ी की सटाक-फटाक पलक झपकते आते और गायब हो जाते। नहीं गायब हो पा रहा था तो भिखारिन लड़की को गिद्ध की नजरों से घूरने वाला दृश्य। इसी तरह अप डाउन करते हुए लता ने अपना एमसीए कंप्लीट कर लिया। जाते-जाते जयपुर के स्टेशन पर वो उस भिखारिन लड़की को जरूर देखती। अपने पर्स से निकाल कर कुछ सिक्के उसकी हथेली पर रखना नहीं भूलती। अपने पुराने कपड़े उसे देती तो हमेशा वो भीख मांगने वाली लड़की खामोशी से बोलती आंखों से उसका शुक्रिया अदा करती और लता बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती। एक बेनाम सा रिश्ता सा लगने लगा था उसके साथ। इसी बीच लता का एक रिश्ता आया। लड़का संजय बैंक में कैशियर था। सब कुछ बहुत अच्छा था। संजय के माता-पिता नहीं थे, केवल एक बड़ी बहन थी। फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। लता विवाह होने के बाद ससुराल में आ गई। उसकी बड़ी ननद कुछ दिन उसके साथ रही, फिर वो भी अपने घर चली गई। 2 कमरे का फ्लैट था। संजय के ऑफिस जाने के बाद लता काम-धाम से छुट्टी पाकर छोटी सी बालकनी में आकर बैठ जाती। सामने एक नीम का पेड़ जिसकी एक डाल बालकनी में आ रही थी। उस डाल पर गोरैया ने घोंसला बना रखा था। सारा दिन वो दोनों अपने बच्चों को दाना चुगाते, सारा दिन दोनों मिलकर अपने कर्मों के पथ पर मिलकर एक दूसरे का साथ देते चलते। चिड़ा जाता तो चिड़िया आती, चिड़िया जाती तो चिड़ा दाना लेकर आता। लता की शादी को 3 महीने हो गए थे। धीरे-धीरे संजय बदल रहा था या वो और नाटक नहीं कर पा रहा था। रात को देर से घर आना, शराब पीना, चीखना-चिल्लाना उसकी रोज की आदत बन गई। लता का मायका और ससुराल दोनों ही दौसा में थे। जब बहुत कलेश बढ़ जाता तो वो अपने मायके आ जाती। फिर संजय आता और माफी मांगता और उसे लिवा ले जाता। पर उसकी आदत नहीं सुधर रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। इसी बीच लता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। लता नन्हे से वजूद को पाकर खुश थी। रुपये पैसे की तंगी होती जा रही थी। संजय जो कुछ भी कमाता शराब और जुए में उड़ा डालता। लता ने झूले में झूलते अपने बेटे को देखा। आज तो उसे संजय से बात करनी ही होगी, ये सोच बालकनी में खड़ी इंतजार करती रही। संजय आया, गुस्से में भरा हुआ सोफे पर लुढ़क गया। न बेटे की सुध न पत्नी की सुध। लता धीरे से सोफे के करीब आई। उसने संजय को हिलाया। संजय, ऐसा कब तक चलेगा? तुम कुछ तो अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। संजय ने धीरे से आंखें खोली। चुपचाप सो जा, बच्चे पैदा करके तू सोने की नहीं बन गई है। रहेगी तू वही एक औरत खिटखिट करती हुई। दुनिया बच्चे पैदा करती है, इसमें सोचना क्या है? लता चुप सी हो गई थी। संजय की सोफे पर फैले दोनों पैरों से जूते उतारे और कमरे में जा लेटी। काली अंधियारी रात का सन्नाटा उसके अंदर भी उतर चुका था। अब उसकी एक और उम्मीद टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। उसको याद आया, उसकी ननद ने कहा था, कुछ दिन साथ रहोगी तो प्रेम बढ़ेगा, संजय सुधर जाएगा। पर 2 साल गुजर गए थे। संजय ना सुधरा था। एक औरत एक बिगड़े हुए मर्द के साथ सिर्फ एक आस की डोर में बंधी खिंचती चली जाती है। शादी हो गई है तो शायद नई नवेली बीवी का मुंह देख सुधर जाए। तब भी ना सुधरे तो आस लगाई जाती है कि बच्चा आएगा तो सुधर जाएगा। ठहर जाओ। पर जब बच्चा आने के बाद भी ना सुधरे तो बच्चे को बाप का नाम और सहारे की बहुत जरूरत होती है। तो सब कुछ सहती हुई भी, सब कुछ जानती हुई भी आंखें बंद कर लो और उस मर्द के पास ठहर जाओ जिसके पास रुकने के लिए कोई वजह ना हो, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को बाप के सहारे की जरूरत है। भले ही वो सहारा देने के लायक हो, जरूरतें पूरी करने के लायक हो या ना हो। लता की भी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई थी और अब वो ठहर गई थी बिना किसी आस, बिना किसी अरमान के।
अब उसे अपना सारा जीवन इस बच्चे के बाप के नाम के लिए संजय के साथ ठहर जाना था। सुबह संजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो संजय के पास आई। संजय, घर खर्च के लिए कुछ पैसे दे दो। अब तो राशन वाला भी उधारी नहीं दे रहा। बच्चे का दूध भी बंद हो गया है। कल तुम्हें तनख्वाह मिली है। अब गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। संजय ने घूर कर उसे देखा। सुबह सुबह रोना स्टार्ट कर दिया तूने? मैं इस घर का खर्चा नहीं चलाता तो क्या तुम्हारा बाप देकर जाता है? सच ही कहा था संजय ने। वो अब तक हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए अपने पापा से ही तो कहती आई थी। सिर्फ अपनी गृहस्थी को बचाए रखने का भ्रम बनाए रखी थी। पर अब सब कुछ इतना बिखर चुका था कि समेटा नहीं जा सकता था, बल्कि उसने इस गृहस्थी के लिए खुद अपने आप को समेट लिया था। झूठ और फरेब का अपने पति संजय के नाम का एक खोल बना लिया था। इस खोल में सिकुड़ कर लता बैठ गई थी। दुनिया पूछती कैसी हो, कैसा चल रहा है? सब अच्छा है, वो जवाब देती। पति संजय बैंक में जॉब करता है, एक बेटा है, सब अच्छा ही तो दिख रहा था। आज संजय नशे में धुत घर आया, उसको सामने देख चिल्लाया, मनहूस, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तू जब से मेरी जिंदगी में आई है, मुझे लॉस ही लॉस हो रहा है। खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी पहला लॉस, उसके साथ ढेर सारा कीमती दहेज दूसरा लॉस, उसके बाद एक खूबसूरत बेटा तीसरा लॉस। लता को कोई दुख नहीं था उसके जॉब के जाने से। क्या फर्क पड़ता था लता की जिंदगी पर संजय के कमाने और ना कमाने का? शायद कुछ ठीक हो जाए, पैसा पास ना हो तो वो पीना और जुआ खेलना बंद कर दे। लता की एक बहुत ही कमजोर सोच थी। लता को इसका एहसास तब हुआ जब लता के जेवरों में से सोने की अंगूठी गायब थी। शाम को जब संजय आया तो जानते हुए भी पूछा, संजय, जेवरों में से अंगूठी नहीं है? संजय ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। मुझे पैसे की जरूरत थी। लता कुछ न बोल पाई थी। खामोशी का घूंट पीकर रह गई थी। 3 साल के बच्चे को गोद में लेकर लता पार्क में बैठी थी। तभी एक हाथ उसकी आंखों पे रख उठा। कौन? पहचानो तो सही। सोनम। हाँ, ये सोनम की ही आवाज थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई थी। सोनम उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, क्या यार, शादी के बाद तू भूल गई? लता बस हल्के से मुस्कुरा दी, मगर फिर गले लगकर रोने लगी। फिर क्या था? बरसों से बंधा बांध टूट गया था। तू कोई जॉब कर ले, तेरी परेशानी का हल यही है। कम से कम तुझे दो दो पैसे के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा। तू अपने बच्चे की परवरिश तो अच्छी तरह से कर सकेगी। सोनम का कहना सही था। आखिर लता की डिग्री काम आई। सोनम ने अपने ही ऑफिस में लता की नौकरी लगवा दी। लता के जॉब करने पर संजय कुछ नहीं बोला था। लता रोज अपने बच्चे को लेती, मायके जाकर माँ के पास छोड़ती, फिर स्टेशन से लोकल पकड़कर जयपुर ऑफिस जाती। इस तरह से दोनों सहेलियों का अप डाउन होने लगा। लेकिन पहले से अब के आने जाने में फर्क था। पहले खुशी थी, बेफिक्री थी, अब आंखों में चिंता थी। अब दूर बकरी चराती बुढ़िया नजर नहीं आती थी, आंखों में अपने बच्चे की सूरत नाचती रहती थी। हाँ, एक बदलाव हुआ था। रास्ते में दूर खड़े 3 पेड़ जो लता देखती थी, अब वहां एक अकेला पेड़ नजर आ रहा था, और घना और मजबूत शाखाओं को फैलाए हुए। ऐसा लगता था जैसे उसने अकेले होने के कारण अपने अस्तित्व को और पूर्ण कर लिया हो। जब कोई साथ देने वाला ना हो तो अपने ही अस्तित्व को पूर्ण कर अपने कर्मों को करते रहना होता है। आज पहली तारीख थी। लता को उसकी तनख्वाह मिली थी। जब वो अपनी माँ के घर से अपने बेटे लक्की को लेकर घर पहुंची तो संजय उसका इंतजार करता मिला। लता हैरान थी कि संजय घर पर मौजूद है। वो तो आधी रात के बाद घर आता था। संजय ने झपट कर उसका पर्स खींच लिया और पूरी तनख्वाह अपने कब्जे में ले ली और रुपयों को अपनी जेबों में ठूंसने लगा। लता उसके कदमों से लिपट गई। मुंह फाड़े घर का खर्चा उसके सामने था। बच्चे का दूध, घर का राशन, सभी कुछ। पर कुछ कर न पाई। अगली बार सोनम ने उसको समझाया कि कुछ रुपये वो पर्स में रखे और बाकी छिपा कर, पर लता ने ऐसा ही किया। थोड़े रुपये पर्स में रख के बाकी की रकम सोनम को पकड़ा दी। घर पहुंची, संजय उसे इंतजार करता मिला। छीन झपट कर रुपये अपने कब्जे में लिए और घर से निकल गया। कुछ इस तरह से घर चलने लगा था। लता कमा रही थी और संजय खा रहा था। भरम बना हुआ था। लता आज ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। सोनम ने छुट्टी कर ली थी। अभी वो प्लेटफॉर्म पर उतरी ही थी कि एक हाथ उसके सामने फैल गया। जाने पहचाने से हाथ लता ने नजरें उठाई, क्योंकि ये वही भिखारिन थी जो इंस्टीट्यूट आते जाते लता को मिलती थी। उसकी गोद में एक 2 ढाई बरस का बच्चा था।
मैली कुचैली धोती में खड़ी उसके सामने अपने दोनों होठों को तेजी से भींचे हुए, आंखों में याचना थी। लता ने 10 रुपए उसके हाथ पर रख दिए और देर होने की वजह से तेजी से आगे बढ़ गई। घर पहुंचकर लता ने वही किया जो कुछ बरस पहले किया था। अपनी कुछ पुरानी साड़ियां निकाली और एक सॉपर में डाली और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जयपुर स्टेशन पर उतरी तो धीरे इधर उधर नजरें दौड़ाई उस भिखारिन को देखने के लिए। जल्द ही वो भिखारिन से प्लेटफॉर्म पर एक कोने में बैठे अपने बच्चे को पानी पिलाती हुई दिखी। गोल मटोल गहरे सांवले रंग का लड़का, माथे पर काजल का टीका लगाया हुआ, चुमकारती पुचकारती लता उसके पास गई। लता को देख वो उठ खड़ी हुई। लता ने अपने हाथ में पकड़ा साड़ियों का शॉपर भिखारिन को पकड़ा दिया। ये ले, ये साड़ियां हैं, इसे तू पहन लेना। भिखारिन ने शॉपर पकड़ लिया और हाँ में सिर हिलाया। फिर उसके मुंह से शब्द निकले, दीदी आप वही हो जो मुझे कपड़ा दिया करते थे? मुझे याद है। लता ने पलटकर बस इतना ही कहा कि हाँ, मुझे भी याद है। दोनों को याद था, स्थिति वही थी, परिस्थितियां बदल गई थी। लता घर पहुंची, अपने 4 साल के बच्चे को गोद में उठाए। जब वो ड्राइंग रूम में घुसी, संजय शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा था। संजय, तुम घर पर भी बोतलें लाने लगे हो? जरा कुछ तो सोचो, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। क्या सोचूं? तू सोचती है सारा दिन कहाँ कहाँ बदचलनी करती है, किस यार के साथ घूमती फिरती है? लता को धक्का सा लगा। वो कमाती ना तो खाते क्या? एक औरत घर में रहे तो खिटखिट करती, हरामखोर निकम्मी औरत। और इस बात का ताना कि जिस दिन 2 पैसे कमा के लाएगी उस दिन पता चलेगा कि 2 पैसे कितनी मशक्कत से आते हैं। और अगर दहलीज पार कर जाए, स्वावलंबी बने, तो आवारा बदचलन बाहर घूमने वाली। लता का जीवन बस इसी तरह चल रहा था। बच्चे का एडमिशन कराना था। बच्चा अब 6 साल का हो गया था, मगर लता के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बेटे लक्की का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा पाती। आधे से ज्यादा उसकी कमाई संजय छीन लेता था। किसी तरह घिसट घिसट कर दाल रोटी और जिंदगी चल रही थी। लता जयपुर के प्लेटफॉर्म पर जब उतरती तो उसकी एक आदत सी बन गई थी, उसकी नजरें उस भिखारिन को जरूर ढूंढती थी। आज भी लता ने नजरें दौड़ाई। करीब ही एक मोटे से खंबे के पीछे वो दिख गई। वो अपनी हथेली के कुछ पैसे अपनी झोली में छुपा रही थी। लता थोड़ा करीब जाकर आड़ से उसे देखने लगी। तभी एक मैला कुचैला सा आदमी आया और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसकी भीख के पैसे छीनने लगा। लता समझ गई, सब कुछ वही था, बस इंसान बदल गए थे। लता की जगह भिखारिन थी और संजय की जगह भिखारिन का पति। स्थिति और परिस्थितियां दोनों एक थी। घर पहुंची, संजय नहीं था। वो तभी घर पर जल्दी मिलता था जिस दिन लता को तनख्वाह मिलती थी। जिस तरह से भिखारिन अपनी चोली में चंद सिक्के छुपा रही थी, उसी तरह से लता भी घर पहुंचने से पहले कुछ रुपये छिपा लेती। कमरे में लगा बड़ा सा आईना लता को पूरा वजूद दिखा रहा था। ये क्या? वहां तो लता थी ही नहीं, वहां तो आईने में भिखारिन खड़ी थी। लता की तरह साड़ी पहने, वैसे ही बाल बनाए भिखारिन। सहम गई लता। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आज लता ने एक सस्ते से हिंदी मीडियम स्कूल का फॉर्म ले आई थी। कम फीस थी, उस स्कूल में गरीब बस्ती के बच्चे पढ़ते थे। बहुत देर तक वो उसे पढ़ती रही, फिर अपने पर्स में रख लिया। बार बार पर्स खोल उस फॉर्म को झांकती और घबराकर पर्स बंद कर लेती। जयपुर के स्टेशन पर आज बड़ी भीड़ थी। लता को आज वो भिखारिन नहीं दिखी। लता अपने ऑफिस पहुंची। काम से छुट्टी के बाद वो स्टेशन आई तो उसके दिमाग में भिखारिन का ख्याल आया। वो आज सुबह आते समय दिखी नहीं थी। वो एक बेंच पर बैठ गई। दौसा जाने वाली लोकल अभी आई नहीं थी। अभी वो बैठी ही थी कि उसके पीछे चिल्लाने की आवाज आई, मैं नहीं दूंगी अपना पैसा। लता तेजी से पलटी। ये वही भिखारिन थी। अपने बच्चे को दूर बिठा, हाथ में एक मोटा डंडा पकड़े, कस के अपने होठों को बंद करके भीख मांगने वाली औरत आज चिल्ला रही थी, तू मर्द है, तू एक कलंक है। मैंने तुझे पति समझा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पति वो होता है जो पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, अपने फर्ज मिलकर पूरा करे, रोटी कमाए, पत्नी का साथ दे, बच्चे मिलकर पाले। पति तो क्या, तू एक मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। जब मुझे भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालना है, तो अब मैं अपना और अपने बच्चे का ही पेट पालूंगी। मेरा बच्चा अब दूध पिएगा, आटा घोल कर। अब मैं अपने बच्चे को नहीं बहलाऊंगी। आज के बाद मैं तुझे नहीं पालूंगी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने फेंक दिया था और अपने बच्चे को गोद में उठा वो उसके मुंह पर थूक कर चली गई थी। लता ठगी से उसे देखती रह गई।
वो अनपढ़ थी, जाहिल थी, पर उसने समझा दिया था कि पति का मतलब क्या होता है। घर पहुंची। आज संजय घर पर जल्दी आ गया था। लता के पर्स में लता की पूरी तनख्वाह थी। उसने आज रुपये छुपाए नहीं थे। संजय गालियां बकता हुआ आगे बढ़ा और उसने लता का पर्स खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लता ने संजय का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और एक जोर का धक्का दिया। नशे में चूर संजय जमीन पर गिर गया। उसकी नजरों में हैरानी थी। लता चिल्लाई, तू पति है? तुझे पति मैंने बनाए रखा, वरना तू तो कभी पति बना ही नहीं। पति वो होता है जो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, अपने फर्ज पूरे कर घर चलाए, बच्चे मिलकर पाले। तूने तो आज तक मेरे सम्मान की रक्षा तो न की, उल्टा कलंक ही लगाया है। तू पति तो क्या मर्द कहलाने के लायक नहीं है। जब मुझे ही कमाना है तो मैं भूखी क्यों रहूं? मेरा बच्चा क्यों छोटी छोटी चीज के लिए तरसे? अब तू अपना पेट खुद पाल। अब मैं जीऊंगी अपने लिए, कमाऊंगी अपने और अपने बच्चे के लिए। थू, तू तो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं है। लता ने भिखारिन के जवाब से उतरे हुए शब्दों को अपनी जबान पर चढ़ा लिया था। वो भिखारिन की जबान से निकले हुए शब्दों का लबादा ओढ़कर अपने बच्चे को गोद में उठा संजय का घर छोड़ चुकी थी। लता अपने माँ बाप के पास आ गई थी। थोड़ी कोशिश के बाद दौसा में ही अच्छी जॉब मिल गई थी। लता ने अपने बच्चे लकी का एडमिशन एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया था। वो खुश थी, बहुत खुश। उसे परवाह नहीं थी कि दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कह रहे हैं। उसे अपना जीवन और अपने बच्चे का भविष्य देखना था। समय गुजर रहा था, मगर अब इस गुजरते हुए समय में न मार थी न गालियां। लता खुश थी, अपने और अपने बच्चे के साथ। 20 साल का अरसा गुजर चुका था। उसके बेटे लक्की ने दिल्ली से बीटेक कर लिया था और उसे अमेरिका में एक अच्छी जॉब मिल गई थी। लता को भी अमेरिका जाना था। वो आज इतने वर्षों के बाद जयपुर स्टेशन पर बैठी थी। उसे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी। उसकी आंखें शायद किसी को ढूंढ रही थी। हो सकता है वो यही कहीं भीख मांगते नजर आ जाए, जिसने लता को जीवन में इतना बड़ा पाठ पढ़ाया। बूढ़ी कमजोर सी कहीं हाथ पसारे दिख जाए। लता की आंखें ढूंढती रही। लता अपने अतीत के पन्नों से वापस पलटी। चौकी, एक हाथ उसके सामने था और इस हाथ में पानी की बोतल थी। पानी लेंगी मैडम? लता ने नजरें उठाई। अरे, ये वही थी, साफ सुथरी सूती साड़ी पहने, कच्चे पक्के बालों को सलीके से जोड़ा बांधे हुए। वो मुस्कुराई। आप वही है ना जो अपनी उत्तरन दिया करती थी? मैं बहुत देर से आपको इस बेंच पर बैठे देख रही थी। मैंने आपको पहचान लिया। लता धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मगर जो उतरन मैंने तुमसे ली है उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो लता की बात का मतलब नहीं समझ पाई, पर लता जानती थी कि उस दिन भिखारिन की जबान से निकले हुए शब्दों को उसने पहना था, जिसने उसकी जिंदगी, उसकी सोच बदल दी थी। और आज वो एक कामयाब अच्छी जिंदगी के मुकाम पर खड़ी थी। वो लता को प्लेटफॉर्म की एक छोटी सी दुकान पर ले आई। दीदी, एक कप कॉफी पी लो। ये बोल वो 21-22 साल के लड़के से बोली, मुन्ना, दीदी को कॉफी दो। लड़के ने लता को कॉफी पकड़ा दी। वो बोली, ये मेरा बेटा है और ये हमारी छोटी सी दुकान। उसकी आंखों में सम्मान की चमक थी और कुछ ऐसा ही आत्मसम्मान लता के चेहरे पर भी था। दिल्ली की ट्रेन आ चुकी थी। लता ने अपने सूटकेस से एक नई साड़ी निकाली और उसे पकड़ा दी। वो ना ना करने लगी। ना दीदी, अब कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। लता धीरे से बोली, ये नई साड़ी है, ये उतरन नहीं है, ये एक तोहफा है। तूने मुझे इतनी अच्छी कॉफी जो पिलाई। वो हंस दी। लता दिल्ली की ट्रेन पर बैठ चुकी थी। हाथ हिलाकर अलविदा कर ट्रेन ने सटाक पटाक चलना शुरू कर। उसे कल शाम की फ्लाइट से अमेरिका जाना था अपने बेटे के पास। इधर दूर आसमान में चांद ट्रेन की रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार भी बनाए हुए था। चांद ट्रेन के साथ ही दौड़ लगा रहा था। ट्रेन अपनी सटाक फटाक रफ्तार से चांद के दृश्य को गायब नहीं कर पा रही थी और चांद की चांदनी पूरे जहां में फैलकर चांद की हिम्मत बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।